अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 9 सिंगल एंट्री पर थे एंड 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं ऑन May 1st 2007 मिस्टर हम्माद स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 lakh. He maintained his accounting records under single entry system. His position on 30 April 2008 was as under cash, plan asset, account payable, merchandise, bank loan, account receivable. एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। रिक्वायर्ड में हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हमास कैपिटल एट एंड, कि हमाद का कैपिटल एट एंड क्या है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कैपिटल एट स्टार्ट तो जस्ट 5 लाख है। कैपिटल एट एंड क्या है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड रिक्वायर्ड ये कि प्रीपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन 30 अप्रैल 2008। अभी आगे के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे उसमें लेंदी रिक्वायर्ड होंगी कि आपने कैपिटल एट स्टार्ट एंड भी निकालना है, ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमाद है उन्होंने 1 मई को बिजनेस स्टार्ट किया था, इसलिए 5 लाख तो कैपिटल एट स्टार्ट हो गया। हमें कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेड कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट एंड के लिए जो अकाउंट्स दिए गए हैं वो यहाँ से स्टार्ट है। जैसे कि कैश है 1500 का, कैश 1500 का। इसके बाद आ जाता है प्लान एसेट 2,48,500, प्लान एसेट 2,48,500। इसके बाद आ जाता है अकाउंट पेबल जो कि लायबिलिटी है, वो नहीं लिखेंगे अभी। मर्चेंडाइज 1,50,000, मर्चेंडाइज 1,50,000। इसके बाद है बैंक लोन, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये भी नहीं लिखेंगे 50,000 के। अकाउंट रिसीवेबल है 1,70,000, अकाउंट रिसीवेबल 1,70,000। इसके बाद हमारे एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब इनका टोटल कर लेते हैं। इन चार अमाउंट को टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएगा 5,70,000, ठीक है। 1500 प्लस 2,48,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000, ये टोटल एसेट्स आ गए आपके पास 5,70,000। लेस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में यहाँ पे अकाउंट पेबल था 20,000 का, बैंक लोन था 50,000 का। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। अकाउंट पेबल 20,000, बैंक लोन 50,000। 5,70,000 में से आप इन दोनों अमाउंट को लेस करेंगे, 20,000 की भी एंड 50,000 की भी। सो कैपिटल एट एंड आपके पास आ जाएगा 5 लाख का। अब हम आ जाते हैं सेकंड रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पर। आपने हेडिंग डाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? कैपिटल एट एंड से, जो अभी अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं 5 लाख का। सबसे पहले आप कैपिटल एट एंड लिख देंगे 5 लाख का। अगर आपके पास ड्राइंग है तो उसमें आप ऐड करेंगे। सो एड ड्राइंग, ये जो कैलकुलेशन है ये इसलिए की गई है। अच्छा, ड्राइंग हमेशा एडिशनल डेटा में दी गई होगी। सो हम देखते हैं कि ड्राइंग किस तरीके से यहाँ पे। हमाद विड्रो 7,000 पर मंथ फॉर हीज प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, होम यूज एक ही बात है, ठीक है। तो हमाद जो है वो 7,000 रुपये हर महीने विड्रॉ करते थे प्राइवेट यूज के लिए। अब ये जो मंथ है वो मई से स्टार्ट हो रहा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स जो है ना वो इन्होंने ड्राइंग ली है। तो हम क्या करेंगे 7,000 को, सॉरी मैंने जो है ना वो एंडिंग पीरियड नहीं देखा था कि इनका कहाँ से स्टार्ट, मतलब कहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे कि देखें इनका जो अकाउंटिंग पीरियड है ना वो जनवरी से दिसंबर तक नहीं होता है, इनका मई से अप्रैल तक है, ठीक है। मतलब अगर मई से किसी का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो वो 30 अप्रैल को मतलब एंड हो जाएगा और वो 12 महीना हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जनवरी से दिसंबर तक ही हो, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि जुलाई से जून तक हो रहा है, ठीक है ना। और इसी तरीके से देखिए मई से अप्रैल तक है, तो मई से अगर अप्रैल आप मंथ्स काउंट करें तो 12 ही हो रहे हैं। तो 1 मई से इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, और 30 अप्रैल को इनका अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हो रहा है तो वही 12 महीने ही हो गए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जनवरी से ही पीरियड स्टार्ट हो आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 20 से भी किसी महीने से स्टार्ट हो सकता है। ज़्यादातर मई अप्रैल का आ जाता है, या जुलाई जून का आ जाता है, ठीक है ना, या जनवरी फरवरी का आ जाता है, वो जनवरी दिसंबर का आ जाता है, ठीक है। सो 7,000 की हर महीने जो है ना वो ड्राइंग करते थे और इन्होंने 12 महीने करी, क्योंकि मई से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मई से ड्राइंग मतलब प्राइवेट यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया था अप्रैल तक, तो 12 महीने ही हो गए, ठीक है। तो 7,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी ड्राइंग आ जाएगी 84,000 की। सो इन दोनों अमाउंट को आपने प्लस करा, टोटल कैपिटल आपके पास आ गया 5,84,000 का। फिर लेस कर देंगे कैपिटल एट स्टार्ट भी,
जो आपको यहाँ पे दिया गया होगा 5 लाख का, सही है। एंड लेस कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये रही 30,000 की, ठीक है। आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करी, फिर आपने यहाँ पे लेस करी। सो 5 लाख और ये 30,000, ये होगा 5,30,000। जब आपने 5,84,000 से आपने 5,30,000 माइनस करे तो आपके पास अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा 54,000 का। फिर आप लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि प्लांट एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 8% पर एनम। सो प्लान एसेट जो था वो 2,48,500 का था, आप इसका 8% ले लेंगी। और अगर देखा जाए तो मई से अप्रैल तक 12 महीने ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरे मतलब यहाँ पे मंथ्स खुद नहीं देखेंगे क्योंकि 12 महीने ही हो रहे हैं, ठीक है। मई से अप्रैल तक 12-12 मंथ्स ही हो रहे हैं, इसलिए बस क्या करेंगे 2,48,500 का आप 8% ले लेंगी, वही पर एनम आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ये देखें 2,48,500 का 8% लिया 19,880 रुपीज़। इसके बाद है प्रीपेड रेंट 6,000। प्रीपेड रेंट जो है वो हम यहाँ पे नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव में लिखिएगा प्रीपेड रेंट 6,000। प्रीपेड रेंट के आगे अनपेड सैलरीज भी हैं 5,000 की, ये सैलरीज एक्सपेंस हैं 5,000 की, ये पॉजिटिव में लिखेंगे। अनपेड मतलब ये है कि आज इस साल पे नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर जाके पे करेंगे। 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इज एस्टिमेटेड एज बैड डेट। बैड डेट जो है वो 5% एस्टिमेट होता है अकाउंट रिसीवेबल पर। सो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे जो था वो 1,70,000 का, अब इसका 5% ले लेंगे। सो बैड डेट एक्सपेंस 1,70,000 का आपने 5% लिया, ये आपका बैड डेट एक्सपेंस आ गया 8,500। फिर है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस देखिए यहाँ पर जो है ना वो ये है कि ₹3,650 रुपीज़ ऑफ इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन बैंक लोन। ड्यू देखिए ये ना सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं है, ये एक लायबिलिटी है। मतलब ड्यू का मतलब ये होता है कि हम पे कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब 3,650 का इंटरेस्ट है जो कि ड्यू था बैंक लोन पे, मतलब बैंक लोन का इंटरेस्ट था जो कि हम पे कर्जा चढ़ा हुआ था, ठीक है। मतलब इस साल पे करना था, नहीं पे किया, अगले साल जाके पे करेंगे, तो ये भी एक लायबिलिटी। याद रखिएगा कि ये सैलरी पेबल ये भी एक लायबिलिटी है और ये इंटरेस्ट पेबल ये भी लायबिलिटी है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमारे पास ये काम आएगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से हम ये अमाउंट जो है रिकॉर्ड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,650 रुपीज़, ठीक है। अब इन तमाम को हम प्लस करेंगे, जैसे 19,880 रुपीज़ माइनस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 8,500 प्लस 3,650 रुपीज़, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा 31,030 रुपीज़ के। 54,000 से हम ये 31,030 रुपीज़ माइनस कर देंगे, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा 22,970 रुपीज़, ठीक है। याद रखिएगा कि जैसे कि अनपेड सैलरी से तो सिर्फ सैलरीज एक्सपेंस हमने लिख दिया स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसका काम खत्म नहीं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इसको सैलरी पेबल के नाम से लिखेंगे क्योंकि ये अनपेड है। इस तरीके से ये इंटरेस्ट जो है वो ड्यू था, ठीक है, मतलब ये कर्जा था, ये नहीं था कि बस इस साल का मतलब इस साल था और हम भूल गए थे लिखना, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ड्यू का जब नाम आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट था जो कि हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में पता चला कि यार ये एक एक्सपेंस हमें इस साल पे करना था, हमने नहीं पे किया, अब अगले साल जाके पे करेंगे, तो ये हम अपने पास लायबिलिटी शो करेंगे कि भाई 3,650 की लायबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। हमने दो रिक्वायर्ड जो है वो पूरी कर दी है, कैपिटल एट एंड भी कैलकुलेट कर दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपेयर कर दिया। अब बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो किस तरीके से हेडिंग शो कर देगा, एसेट्स लायबिलिटी प्लस इक्विटी साइड्स। सबसे पहले करंट एसेट्स लिखते हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश था 1,500 का, और इससे सिमिलर यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, मतलब डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कैश के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कही कि कैश में कोई चेंजेस वगैरह करें। सो हम यहाँ पे कैश लिख देंगे 1,500 का। इसके बाद जो है वो मर्चेंडाइज प्लांट एसेट हमारा फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट में लिखेंगे। अकाउंट पेबल अभी नहीं। मर्चेंडाइज 1,50,000, मर्चेंडाइज 1,50,000। इसके बाद बैंक लोन, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी। अकाउंट रिसीवेबल है 1,70,000 का, लेकिन इसका बैड डेट भी था तो अलाउंस माइनस किया जाएगा। सही है, हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल 1,70,000 लेस करेंगे अलाउंस। अलाउंस की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाई थी कि 8,500 का जो है वो अलाउंस निकला था, ये यहाँ पे आप माइनस कर देंगे। 1,70,000 से जब आपने अलाउंस को माइनस किया तो आपके पास 1,61,500 का अकाउंट रिसीवेबल आ गया, ठीक है।
इसके बाद अगर देखें तो ऊपर डेटा में हमारे पास जो एसिड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं करंट एसिड। अब हम एडिशन इन्फॉर्मेशन पर आ जाते हैं। तो ये तो ड्राइंग थी, ये एडिशन इन्वेस्टमेंट थी जो कि इक्विटी साइड पर काम आएगी। प्लान एसिड ये फिक्स एसिड में काम आएगा। प्रीपेड रेंट था 6000 का, ये करंट एसिड है जो कि यहाँ शो होगा। प्रीपेड रेंट 6000। अब हमारे करंट एसिड कंप्लीट हो गया, हम टोटल कर लेते हैं। 1500 प्लस 1,50,000 प्लस 1,61,500 प्लस 6000। टोटल करंट एसिड्स आ गया 3,19,000। फिर फिक्स एसिड्स की हेडिंग डालेंगे। फिक्स एसिड में हमारे पास जो है वो प्लान एसिड था 2,48,500 का, और फिर उसका अलाउंस भी माइनस करेंगे 8%। ठीक है, प्लान एसिड 2,48,500 का था, इसका अलाउंस जो था 19,880 रुपीज़, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। सो आप एज इट इज़ यहाँ पे अमाउंट लिख दिएगा। 19,880 रुपीज़ का अलाउंस था। जब आप इसको माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 2,28,620 रुपीज़, और ये टोटल फिक्स एसिड्स है। टोटल करंट एसिड्स में टोटल फिक्स एसिड्स को आप प्लस कर देंगे, सो टोटल एसिड्स आपके पास आ जाएंगे 5,47,620 रुपीज़। अब लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी साइड पर आ जाते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हम लिखेंगे भाई यहाँ पर अकाउंट पेबल जो कि 20,000 का था। अकाउंट पेबल 20,000 का। फिर मैंने यहाँ पे दो लायबिलिटी बताई थी एडिशन इन्फॉर्मेशन में, एक सैलरी पेबल थी 5,000 की, एक इंटरेस्ट पेबल था 3,650 रुपीज़। ये दोनों रिकॉर्ड किए जाएंगे। सैलरी पेबल 5,000, इंटरेस्ट पेबल 3,650 रुपीज़। इन तीनों को प्लस करा, टोटल करंट लायबिलिटीज आ गए 28,650 रुपीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की हेडिंग डाली आपने, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी गिवन थी क्वेश्चन में। 50,000 का बैंक लोन था, आपने 50,000 बैंक लोन के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। ये टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी आपकी। फिर आपने ऑनर सिक्योरिटी की हेडिंग डाली। उसके बाद हम कैपिटल एट स्टार्ट लिखते हैं, जो कि स्टार्टिंग में दिया गया है हमें 5 लाख का, या हमने 5 लाख का कैपिटल एट स्टार्ट ऐड कर दी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी गई थी 30,000 की। ये दी एडिशनल इन्वेस्टमेंट 30,000। फिर लेस करेंगे ड्राइंग की कैलकुलेशन भी करके दिखाइएगा कि भाई 7,000 की ड्राइंग थी, हर महीने ले रहे थे, इसलिए मई से अप्रैल तक जो ड्राइंग ली है वो 12 महीने इन्होंने ली है। हमने इस तरीके से लिखा भाई लेस ड्राइंग 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12, टोटल ड्राइंग जो हो गई इस साल की वो 84,000 हो गई। ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट करा है 22,970 रुपीज़। 22,970 रुपीज़। ठीक है, 5 लाख प्लस 30,000 माइनस 84,000 प्लस 22,970 रुपीज़। कैपिटल एट एंड आ गया आपके पास 4,68,970 रुपीज़। आप इसमें टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी ऐड कर देंगे, फिर आप इसको टोटल करंट लायबिलिटी भी। ठीक है, देखें आपने पहले टोटल करंट लायबिलिटीज लिखी, फिर आपने टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखी। ऑनर सिक्योरिटी में आपने कैपिटल एट एंड को कैलकुलेट करा। अब टोटल इक्विटीज़ के लिए हम क्या करेंगे भाई, टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड एंड, इन तीनों अमाउंट को आप प्लस करेंगे, इसको और इसको। ठीक है, तो आपके पास टोटल इक्विटीज आ जाएंगी 5,47,620 रुपीज़। याद रखें टोटल इक्विटीज टोटल एसेट्स ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, जब भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो कंप्लीट हो, वो मतलब करेक्ट होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। ये बहुत इजी था, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी जो हमें समझना है, बहुत सिंपल था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया है।